एक वक्त में नेपाल काफी शक्तिशाली था, ब्रिटेन को भी झुकना पड़ा है और नेपाल की भी अपनी क्षेत्र विस्तार की नीति थी। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखो, नेपाल के गोरखा राजा थे, राजा गिरवन युद्ध विक्रम शाह। ये क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। क्षेत्र विस्तार का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने जो आज हिंदुस्तान का उत्तराखंड है, कुमायूं क्षेत्र, गढ़वाल का क्षेत्र और उधर सिक्किम का क्षेत्र और कुछ तराई का एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, यानी ब्रिटिश इंडिया था। अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सरकार में टकराव की स्थिति आ गई। कारण क्या था कि उसमें जो भारत का जो सीमांकन था और नेपाल का सीमांकन था वो स्पष्ट नहीं था, खुली थी बिल्कुल। कहां तक नेपाल है और कहां तक भारत है एक क्लियर नहीं था। और क्षेत्र विस्तार की नीति में जो नेपाल के राजा थे गिरवन युद्ध विक्रम शाह, इन्होंने भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत उस समय था उन्होंने कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सरकार आमने सामने आ गई, जबरदस्त लड़ाई हुई। नेपाल की जो सैनिक थे वो बहादुरी से लड़ा, हार नहीं माना है। हार कैसे नहीं माना वो भी बताता हूं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास काफी संसाधन थे। नेपाल के जो सैनिक थे उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, बल्कि वो अपने साहस से वो लड़ रहे थे। और लड़ने के उपरांत भी हमने बताया कि कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम और तराई का एरिया को उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के उपरांत ब्रिटेन के सामने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटेन में हुकूमत थी, हिंदुस्तान में हुकूमत थी, उनके सामने समस्या ये थी कि वो अपना व्यापार तिब्बत और चीन से बढ़ाना चाहता था और बीच में नेपाल उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बाधा था। और नेपाल की सरकार क्षेत्र विस्तार कर लिया, इसलिए दोनों में बहुत बड़े युद्ध हुए। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? संधि कराने पड़े, जिसे सुगौली के संधि के नाम से जानते हैं, एंग्लो नेपाल वार के नाम से जानते हैं। अब देखो, संधि होता क्यों है? संधि तभी होता है जब दो शक्तियां टकराती है और कोई हार या जीत का पैमाना पर नहीं जाती, यानी ठसम ठस है। तब दोनों शक्तियों को कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ आप छोड़ो, कुछ मैं छोड़ो। यानी संधि शक्ति संतुलन का परिणाम होता है। अब देखिए क्या हुआ। मुख्य रूप से जो संधियां होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। कोसोपनीति संधि, यानी जब एक राजा दूसरे राजा से हार जाए तो अपना खजाना सौंप देता है, कोस यानी फंड, उसे कोसोपनीति संधि कहते हैं। दूसरा होता है दंडोपनीति संधि, जो काफी गंदा होता है। यानी एक राजा जो क्षेत्र विस्तार कर रहा था, दूसरे सबल राजा से हार गया तो अपनी राजकुमारी को सौंप देता है, महारानी को सौंप देता है। ये शर्मिंदगी वाली संधि होती है। और तीसरा देशोपनीति संधि। देशोपनीति का संधि का मतलब है कुछ भूभाग को छोड़ देना। इसलिए नेपाल की जो हुकूमत थी, राजा थे, उन्होंने सामान्य संधि एक तरह से कर लिया। उस देशोपनीति यानी जो गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम और तराई का कुछ क्षेत्र था, उस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया। यानी सामान्य संधि नेपाल की हुकूमत ने करी। तो इसे आप हार जीत का पैमाना नहीं मान सकते कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि दो शक्तियां टकराई और उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी कितनी ताकतवर थी आप समझ सकते हैं, और नेपाल कितना छोटा सा मुल्क था वो भी समझ सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को चैलेंज कर दी और 2 साल तक युद्ध चलते रहा, ये कम बात नहीं है। अब देखो हुआ क्या, जिसे
बिहार का एक एरिया है सुगौली, यहीं पर संधि हुई है, इसीलिए इसे सुगौली के संधि बोलते हैं। जो कि इस संधि का परिणाम में 2-3 बातें आई और ये संधि आज तक भारत और नेपाल के बीच विवाद की जड़ है। जो काला पानी की बात बोलते हैं, ये संधि तो किया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सामरिक दृष्टि के ध्यान में रखते हुए, व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही नेपाल से संधि करी है। यह भारत सरकार की संधि नहीं है, यह ब्रिटिश इंडिया की संधि है जो वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में किया गया था। और उधर से जो सिग्नेचर किया था उस संधि में, उनका नाम था ओचर टरलोनी, और नेपाल की हुकूमत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो उन्होंने सिग्नेचर जो किया गजराज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय। ये संधि भारत और नेपाल के बीच आज तक विवाद की जड़ है, क्योंकि स्पष्ट सुगौली की संधि में स्पष्ट सीमांकन ही नहीं है, स्पष्ट भाषा ही नहीं है। ब्रिटेन अपने हितानुसार किया और ब्रिटिश हुकूमत जहां भी रही, आज भारत पाकिस्तान के बीच भी जो संधियां हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। चीन के तरफ जो संधियां वो भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी जो संधि थी अपने व्यापारिक हितानुसार संधि की गई थी। आप आज के भारत, आज के नेपाल के हिसाब से संधि नहीं थी। लेकिन प्रश्न यह है कि आज की भारत सरकार, आज की नेपाल सरकार इन सारी समस्याओं को बैठकर सुलझा सकती है। बड़ा दिल करना पड़ेगा, क्योंकि संधि का मतलब ही है कि कुछ हम भी छोड़े, कुछ आप भी छोड़े, एक मैनेज होगा। और ये जो संधि करी गई थी एक तरह की असमान संधि थी, नेपाल पर थोपी गई संधि है। अब देखिए इसकी खामियां क्या रही। जो 1816 में सटीक और जो नक्शे थे वो स्पष्ट नहीं थे, जिसे सीमांकन स्पष्ट रूप से करा जाए, उसमें उस तरह के नक्शे ही नहीं थे, पैमाना ही नहीं था। और ब्रिटेन ने अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखकर संधि की, ताकि उससे तिब्बत और चीन से व्यापार में आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए, नेपाल बीच में बाधा ना आए। इसके अलावा जो नदी था उसका जो सीमांकन किया, पहाड़ों और नदियों से कई स्रोत आते हैं जो स्पष्ट नहीं है। नदी का सीमांकन तो सही है, लेकिन नदी का स्रोत कैसे गया वो स्पष्ट नहीं है। तो खगौली की जो संधि हुई उसकी भाषा अस्पष्ट है, भौगोलिक सीमाओं की सही पहचान नहीं किया गया, और काला पानी जैसे विवाद आज तक बने हुए हैं। ये औपनिवेशिक काल की संधियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल की हुकूमत कमजोर हुकूमत नहीं रही है, ऐसे भी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। इसके अलावा जबरदस्त लड़ाई लड़ी है ब्रिटिश सरकार से और उस ब्रिटेन से जिस समय पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी। इसीलिए मैंने बोला कि ये महाशक्ति था एक वक्त में, उनके पास अपार प्रचुर ये संपन्नता है। वो अलग चीजें हैं कि दोहन नहीं कर पाई है, अब आने वाली सरकारें करेगी। अब वो वाली सरकारें तो रही नहीं।